मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इसका लाभ आप जरूर उठा रही होंगी। पूर्व में रासो ग्रंथों के बारे में चर्चा कर रहा था। आज मैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण मिलते हैं, 4 संस्करण मिलते हैं। इन चारों संस्करणों को देखकर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसमें प्रमाणिक संस्करण कौन सा है, और इसी से लगभग यह विवाद भी बढ़ जाता है कि जिसके अनुसार पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद ग्रंथ रहा है। विद्वानों के कई पर्व बन गए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टोड आदि विद्वानों ने माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा में प्रकाशित हुआ है वही प्रमाणिक है। दूसरा वर्ग आचार्य शुक्ल, श्यामलदान, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का मत है कि जो रासों को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हुए भी उसे अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। तृतीय वर्ग के जो विद्वान हैं, जिनमें मुनि जिनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। चौथा मत है वो नरोत्तम दास स्वामी का है। उन्होंने सबसे अलग ये बात कही है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो काव्य की रचना की। उसके इस मत से ही रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं है। अन्य कोई विद्वान से सहमत नहीं। वस्तुतः आरंभ में यह ग्रंथ विवादास्पद नहीं था। वैसे टोड ने इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर इसके लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। तासी भी इसकी प्रमाणिकता में संदेह नहीं करते। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ किया था। डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रामाणिक रचना घोषित किया है। राजस्थान के कुछ खोजियों जिसका राजा मुरारीदान, श्यामलदान, गौरीशंकर, धीराचंद ओझा आदि ने इस काव्य को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए तर्क उठाए। इन विद्वानों के तर्कों का निराधार सिद्ध करने का प्रयत्न डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया। यह विवाद इतना उलझ गया है कि अब तक कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक कृति सिद्ध करने में जुटे हैं और कुछ प्रमाणिक। कुछ विद्वान ऐसे भी है जो तर्कों को निराधार सिद्ध करने की सामग्री जुटा रहे हैं। अब अप्रामाणिकता के लिए जो तर्क देते हैं वो तर्क क्या देते हैं? वो तर्क पहला तो ये देते हैं कि रासो में जो उल्लेखित घटनाएं हैं और नाम है वो इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परमार, चालुक्य और चौहान क्षत्रियों को अग्निवंशी माना गया है, जबकि वे सूर्यवंशी प्रमाणित हुए हैं। पहला तर्क तो वो ये देते हैं कि जो रासो में जो घटनाएं हैं इतिहास है वो इतिहास से मेल नहीं खाती। दूसरा तर्क वो ये देते हैं कि पृथ्वीराज रासो का दिल्ली जाना, संयुक्त संबर आदि घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती। तीसरा तर्क ये देते हैं कि अनंगपाल, पृथ्वीराज तथा बिसल देव के राज्यों के संदर्भ में भी संदर्भ अशुद्ध है उनकी। चौथा तर्क ये देते हैं पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी था, जो रासो में कमला बताया है। पांचवा तर्क ये देते हैं कि पृथ्वीराज की बहन प्रथा का प्रभाव मेवाड़ के राजा समर सिंह के साथ बताया गया है, जो अशुद्ध है।
पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। और यह रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है जो इतिहास से मेल नहीं खाते। पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। अगला है 10वां जो तर्क देते हैं वो है रासों में दी गई तिथियां भी शुद्ध है। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से प्राय 90 से 100 वर्षों का अंतर है। इतना मतलब अंतर पड़ता है उनकी तिथियों में। अब इन सभी तथ्यों को अंतिम प्रमाण मान लिया जाए तब तो पृथ्वीराज रासो क्या है, यह प्रमाणिक रचना हुई। अब जो और दूसरे पक्ष में तर्क देते हैं वो ये देते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। जो लघुत्तम प्रतियां मिली है उनमें इतिहास संबंधी शुद्धियां नहीं है। जो पहला तर्क प्रमाणिक तर्क संबंध में देते हैं वो ये देते हैं कि इसका जो मूल रूप है वो प्रक्षेपों में प्राप्त हुआ है, तो इसका जो लघुत्तम प्रतियां हैं उसमें जो इतिहास संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो नहीं है। दूसरी है जो घटनाओं में 90 से 100 वर्ष का अंतर है वो सम्मत की भिन्नता के कारण है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने अनंत सम्मत की कल्पना की है, उसके अनुसार तिथि भी सिद्धि हो जाती है शुद्धि। जो अनंत सम्मत के अनुसार जो कल्पना की है वो हजार प्रसाद वैदिक मत है कि रासो पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है जिससे 12वीं सदी का ग्रंथ प्रमाणित होता है। चौथी बात है रासो इतिहास ग्रंथ नहीं होकर काव्य रचना है, अतः इसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसमें न मिलने पर उसे अप्रमाणिक घोषित करना अनुचित है क्योंकि तो काव्य रचना है। 5वां जो तर्क देते हैं वो ये है, हजार प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासो की रचना शुक-शुकी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन सर्गों में शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। यदि यह तर्क मान ले जाए तो वे ही अंश प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। छठा जो तर्क देते हैं वो ये है कि जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना है उसके विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि चंद लाहौर का निवासी था, यहाँ पर मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, अतः उसकी भाषा में अरबी भाषा का मिश्रण होना स्वाभाविक है, सहज है। विद्वानों ने बाल की खाल खींचने की चेष्टा में अनेक ऐसे तर्क प्रस्तुत किए हैं जो इस काव्य की प्रमाणता के लिए उचित कसौटी नहीं बन सकते। पृथ्वीराज रासो की ही नहीं, मानस, सूरसागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भी अनेक प्रकार के तर्क दिए जाते हैं जो उनकी अप्रमाणिकता भी किसी न किसी सीमा तक संदेह का विषय बन सकती है। मानस में तो प्रक्षिप्त स्वीकार किए जाते हैं, ऐसे कई पद मिलते हैं जो सूर और मीरत दोनों के नाम से प्रसिद्ध है, अतः इतिहास विरोधी कथनों के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानना उचित नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं का जैसा वर्णन किया है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज रासो का वो समकालीन कवि था, अतः रासो को अप्रमाणिक मानना उचित नहीं। इस विवाद में कोई सत्यांश झलकता भी है तो इतना कि पृथ्वीराज रासो में पर्याप्त प्रक्षिप्त अंशों का ही समावेश हुआ है। धन्यवाद।